मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, घर घर जाकर सर्विलांस टीमें हर व्यक्ति की करें जांच। कोरोना प्रतिदिन 30,000 जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने में कोविड हेल्प डेस्क एक मजबूत कड़ी सिद्ध होगी। उन्होंने मेरठ मंडल और एनसीआर के जिलों में संक्रमण रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर हुई 69.36%, जबकि राष्ट्रीय रिकवरी दर है 59.4%। प्रदेश में 24 घंटे में 817 कोरोना के नए मरीज, 17,000 ज्यादा हुए ठीक। और उत्तराखंड चार धाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा शुरू। श्री बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम मंदिरों में कोरोना संक्रमण से बचाव के विशेष इंतजामात। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सर्विलांस टीमें अब घर घर जाकर एक एक व्यक्ति की कोरोना की जांच करेंगी और प्रतिदिन 30,000 लोगों की जांच की जाएगी। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना की तरह की संचारी रोग से डटकर मुकाबला किया जाएगा। सीएम योगी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक 2 में लोग अगर सावधानी नहीं बरते तो कोरोना का प्रसार तेजी से और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में यूपी जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में बहुत ही बेहतर काम हुआ है। आज कोविड-19 अस्पतालों में करीब 1.5 लाख बेड हैं। जल्द जांच को बढ़ाकर 30,000 प्रतिदिन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016 और 2017 में यूपी में सिर्फ इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष 600 से ज्यादा मौतें होती थी। यदि इसके बाद के वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो लगातार इन मौतों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2019 तक ये घटकर 126 तक आ गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस वर्ष कोरोना काल में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान चला है, उससे इन मौतों में और कमी आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर विशेष सफाई दल को हरी झंडी दिखाई। यह सफाई दल पूरे प्रदेश में गांव और मोहल्ले में जाकर सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करेगा। लोगों को उल्टी, दस्त, जेई और एईएस आदि संचारी रोग से बचाने के लिए उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, डायरिया, ये सभी प्रकार की बीमारियां किसी न किसी रूप में थोड़ी सी असावधानी से किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इसके प्रति जन जागरूकता के व्यापक अभियान को लेने के साथ ही बचाव के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। छोटे से अभियान के कारण कैसे व्यापक पैमाने पर जनहानि को रोका जा सकता है। 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हुए हैं, 2016 में प्रदेश में अकेले इंसेफ्लाइटिस से मौत 600 से ज्यादा होती है। 17 में भी 600 से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन 18 और 19 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें घटोतरी हुई है और 2019 में यह घट करके केवल 126 तक आ गई थी। और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष जिस तरीके से कोरोना वायरस में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला, इसे हम निरंतर और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा दें, ये मौत के आंकड़े इस वर्ष भी विगत वर्ष की तुलना में आधे से भी हम और भी न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं, जिसमें नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी को एक साथ जोड़ करके हर विभाग अपने अपने स्तर के कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सके, इस दृष्टि से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य विभाग को कि कोरोना की जंग में बेहतर लड़ाई लड़ने के साथ ही पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे भारी भरकम आबादी के राज्य में न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के
टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी को बढ़ाने को लेकर के बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, और हर एक विभाग ने लग करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी भारत सरकार के सहयोग से पूरी तरह सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक कार्यक्रम जहां इसको हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ कोरोना से भी लड़ेंगे और हर प्रकार के संचारी रोगों को भी हम प्रभावी ढंग से रोकेंगे। इस एक दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आज जो एक अभियान प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों का आह्वान करूंगा कि वे अपने अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जनपदों में आवागमन पर पूरी सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीआर के जनपदों में सावधानी बरतकर कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। उन्होंने मेरठ मंडल के समस्त जनपदों में 10 दिवसीय सघन सर्विलांस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह अभियान पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर संचालित किया जाए। अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायत व वार्ड वार मेडिकल स्क्रीनिंग टीम का गठन करते हुए घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। इस कार्य के लिए मेरठ मंडल में 15,000 टीमें गठित की जाएं। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कोविड हेल्प डेस्क एक मजबूत कड़ी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों की सेवाओं की निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से इस बात के लिए सभी अधिकारियों का और फील्ड के ऑफिसर्स का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि जो पूरा एनसीआर का क्षेत्र है वहाँ प्रत्येक जनपद में मेहनत से काम किया जाए, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग की सर्वेलेंस टीम्स हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग के और मेडिकल एजुकेशन के हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो रेवेन्यू की टीम्स हो जो गांव-गांव जाकर निगरानी समितियों को एक्टिवेट करती हो, चाहे वो पुलिस हो जो 188 के अंतर्गत कार्रवाई करके या लॉकडाउन के एरियाज़ में मजबूती से कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पूरे प्रदेश में मेरठ मंडल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और समस्त मंडल में और मंडल के 6 जनपद में उन्होंने आदेश दिया है। तो आज से सर्वेलेंस का काम शुरू हो गया है। पूरे मंडल में 2375 ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियां हैं और शहरी क्षेत्र में 1516 निगरानी समितियां हैं, यानी कुल 3891 निगरानी समितियां मेरठ मंडल में बनाई गई हैं। मेरठ मंडल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 50,000 किट्स अलग से जो है अतिरिक्त एंटीजन टेस्ट के उपलब्ध कराए हैं। मेरठ मंडल में ही जो सर्वेलेंस की टीम्स हैं, गौतम बुद्ध नगर में 1532, गाजियाबाद में 2161, मेरठ में 1398, बागपत में 493, बुलंदशहर में 1356 और हापुड़ में 545, कुल 7,485 टीम्स लगाई गई हैं। तो ये आह्वान है, अपील है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि पूरे मेरठ मंडल में हर घर पर जब ये टीम जाए तो पूरा सर्वेलेंस की टीम को कोऑपरेशन दें, उनका सहयोग दें। कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी घर पे जो है संदिग्ध है उसके बारे में पूरा विवरण दे, डरे ना, सामने आए, जिससे कि बहुत जल्दी तुरंत उनका उपचार हो सके। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 817 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,869 हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों में 17,221 मरीज पूरी तरह से उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 69.36% है, जबकि राष्ट्रीय रिकवरी रेट 59.43% है। कोरोना संक्रमित मरीजों में से अब तक 735 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में
संक्रमण के 817 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या 6,869 हो गई है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होने के पश्चात अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 17,221 हो गई है। इस प्रकार हमारी रिकवरी का प्रतिशत इस समय 69.36% चल रहा है। राष्ट्रीय रिकवरी का प्रतिशत 59.43 है, जबकि प्रदेश का 69.36 है। संक्रमित लोगों में से कुल 735 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 6,874 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 4,495 लोग इस समय हैं और उनके सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में संचारी रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी लोगों को देने के लिए 12 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। संचारी नियंत्रण अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आशा और अन्य फील्ड वर्कर घर घर जाकर लोगों को जानकारी देंगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार आई है, संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर काफी काम हुआ है। संचारी रोग से पीड़ितों और मरने वालों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं और उसके पूर्व जब वो सांसद थे, उन्होंने कई बार इसको संसद में उठा के एक अभियान के रूप में प्रारंभ करने का उनने उस समय के सरकारों को कहा भी था। अब जब वो अपने मुख्यमंत्री बन गए हैं तो तभी 2017-18 से ही उनने ये दस्तक अभियान किया था और दस्तक अभियान में अंतर विभागीय समन्वय को साथ में रखते हुए लगातार 100% टीकाकरण करना, जिसका कारण जो 500, 600, 1000 तक जो बच्चे मरते थे पिछले 2015-16 में, वो आज घट के मुश्किल से 19-20 तक आ गया। लगभग 90% का रोग ये हमारा दस्तक अभियान के द्वारा हुआ है और अंतर विभागीय समन्वय की वजह से। तो आज बाढ़ भी आएगा या जो भी आएगा, हमारी टीम पहले से ही तैयार है। हमारे फील्ड वर्कर बहुत ही काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जितना भी काम हो रहा है, इसमें कोरोना के साथ साथ में जेई और एईएस के रोकथाम के लिए भी ये दस्तक अभियान साथ साथ चलेगा। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए वाराणसी में जागरूकता अभियान चलाया गया। मोटरसाइकिल पर लाउड स्पीकर लगाकर सरकार की कोरोना से संबंधित बचाव तथा सुरक्षित रहने के तरीके, मास्क लगाना, हाथ को बार बार साबुन से धोना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना इत्यादि के बारे में लोगों के बीच बनारस की सड़कों और गलियों तथा हॉट स्पॉट के अगल बगल प्रचारित किया जा रहा है। भारत सरकार वाराणसी आप सभी सम्मानित दुकानदार भाइयों से अपील करता हूँ। शिक्षा क्या है कि यही है कि अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और 2 गज की दूरी, मास्क और दुकानदारी करते समय ग्लव्स, इन सभी चीज़ों का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। जब इससे कोरोना का नियम पढ़ के हमने कोरोना के बचाव के बारे में हमने पढ़ा, इसका पालन कर रहे हैं। आगामी दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाएगी। साथ ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कोरोना काल में भी रेलवे ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे कोरोना संक्रमण से यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए भी बेहतर कदम उठा रही है। रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रेल सुरक्षा को लेकर मंडल में वृहद स्तर पर हर रेलवे क्रॉसिंग और स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे रेलवे की पटरी पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके। जो यात्रियों को संक्रमण ना हो, ये रेलवे की सबसे उच्चतम प्राथमिकता है। इसके लिए रेलवे द्वारा बहुत बृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको अवगत करा दूं, जैसे कि जब भी स्टेशन पे कोई भी यात्री हमारा प्रवेश करता है तो उसकी कंपलसरी थर्मल स्कैनिंग होती है। उतरने के बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होती है। हम लोगों द्वारा स्टेशनों पे हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं।
इसके अतिरिक्त यदि कोई केस हमें सस्पिशियस मिलता है, संदेहास्पद केस मिलता है, तो जो राज्य की अथॉरिटीज़ हैं हम उनको सूचना देके ये सुनिश्चित कराते हैं कि इन लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए या जो भी यात्रीगण हैं उनकी टेस्टिंग हो जाए। जो रेलवे के यात्रियों के अलावा रेलवे का जो स्टाफ है जो इन यात्रियों से डील करता है, उनकी भी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। तो इस हेतु हमने जो भी फ्रंटलाइन स्टाफ है उन सबको फेस शील्ड, फेस मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर आदि का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तथा एक बड़े स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन फैलाई है जिससे स्टाफ को इस संक्रमण से बचाया जा सके। प्रयागराज हवाई अड्डे पर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड के अंतर्गत एक स्टॉल का शुभारंभ किया गया। इस स्टॉल के माध्यम से आने जाने वाले हवाई यात्रियों को जनजातीय क्षेत्रों द्वारा निर्मित किए गए वस्त्र, साड़ियां, कुर्ते, शर्ट, शोपीस, खाद्य पदार्थ आदि अनेक प्रकार के आइटम इस स्टॉल पर उपलब्ध होंगे। भारत सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के 10 स्टॉल बनाए जा चुके हैं। हवाई अड्डे के निदेशक सुनील यादव ने बताया कि आने जाने वाले यात्री इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। हवाई अड्डे पर मौजूद यात्री खरीदार अंबिका ने बताया कि यहाँ की साड़ियाँ बहुत अच्छी डिजाइन और कम दामों में उपलब्ध हैं। इस मौके पर मार्केटिंग एसोसिएट कामेश मोदनवाल ने बताया कि यहाँ पर अच्छी बिक्री हो रही है और लोग सामानों की खरीद भी कर रहे हैं। लोगों को मनपसंद सामान भी यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। यहाँ की साड़ियाँ जो है ना ये बहुत छोटी छोटी इसमें कारीगरी की गई है और बहुत अच्छी क्वालिटी में, और इसका जो प्राइस है इसमें करीब किसी में 40%, किसी में 25% डिस्काउंट है और ये हमारे ट्राइब लोगों द्वारा बनाया गया है इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ये जो है संस्था है ट्राइब्स इंडिया नाम से। इसमें सर जो इंडिया के आदिवासी हैं उनके द्वारा बनाया गया आइटम जो है ये ट्राइब शॉप के माध्यम से सेल की जाए और यहाँ पे जो है लगभग हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है, टेक्सटाइल आइटम, मेटल आइटम, गिफ्ट आइटम, ऑर्गेनिक आइटम जैसे ढेरों सारे आइटम यहाँ पे मौजूद है। और जो है ये टोटल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट आइटम है जिसके माध्यम से ट्राइबल को गवर्नमेंट तरफ से ये रोज़गार दिया गया है कि वो लोग वो प्रोडक्ट बनाएं और उनके द्वारा बनाया गया आइटम ये शॉप के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से, ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से हम इंडिया को सेल करते हैं। ट्राइफेड जो ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत है। इस काउंटर पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वन धन योजना, मतलब वन से वन का जो धन है वो जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उस धन को शहर तक पहुँचाएंगे और यहाँ जो ये काउंटर है एक माध्यम बनेगा वन धन योजना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आम पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। प्रयागराज में ही आज रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वरिष्ठ लेखा अधिकारी एस बासुमातारी और लेखा अधिकारी एम.ए. फारूकी को पेंशन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान नियंत्रक विश्वजीत सहाय ने पेंशन कार्यालय के विशेष योगदान का उल्लेख किया और GOC-INC मध्य कमान लखनऊ द्वारा कार्यालय के उपरोक्त दोनों अधिकारियों को सम्मानित किए जाने पर हर्ष यानी खुशी भी व्यक्त की। इस अवसर पर मेजर जनरल I.S. लांबा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग सब एरिया इलाहाबाद ने दोनों अधिकारियों को बैच अंकित कर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। श्री लांबा ने इस कार्यालय के विशेष योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश की सेवा में लगे सैनिकों और उनके परिवार की सही अर्थों में सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ लेखाधिकारी एस बासुमातारी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से ज्यादा सर्विस PPO जारी किए गए हैं। एक निश्चित समय अवधि के अंदर इतना विशाल टास्क पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी। इसके साथ ही एम.ए. फारूकी ने कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज का सॉफ्टवेयर विकसित करवाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कमांड के यहाँ हम लोगों ने लखनऊ में डिफेंस पेंशन अदालत किया था और उस वक्त GOC साहब ने खुद देखा कि हमारे लोग किस तरह से लगे हुए हैं। उसके बाद ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमारे 2 अधिकारियों को जो हमने मनोनीत किए थे उनको सिलेक्ट करके GOC-INC का कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया है। ये पहली बार GOC-INC सेंट्रल कमांड ने हमारे कुछ अधिकारियों को सिलेक्ट इस तरह से किया है और ये जो मनोनीत हुए ये लोग बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले अधिकारी हैं और
इन्होंने बहुत मेहनत से कार्य किया है, जिसके लिए इनको ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट नवाजा गया है। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये दो इंडिविजुअल्स को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सर्विस प्रोविजनिंग में आर्मी के लिए, उनको सम्मानित किया गया है आर्मी कमांडो स्पेशल कमेंडेशन कार्ड से। ये पहली बार हुआ है कि ऐसा सम्मान मिला है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने आकर के इसके ऊपर प्रोजाइड ओवर किया और मैंने अपने हाथों से आर्मी कमांडो के बिहाफ में ये दिया। सीआरपीएफ के जवानों का एक और शौर्य सामने आया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों के हमले में एक नन्हे बच्चे की जान बचाने वाले जाबाज जवान पवन चौबे की बहादुरी की धमक और चर्चे उनके पैतृक गांव वाराणसी के चौबेपुर के गोल धमकुआ में होने लगी है। गांव के इस जवान की बहादुरी के चर्चे लोग एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं और गर्व से भर गए हैं। जाबाज जवान पवन के पिता सुभाष चौबे का कहना है कि वो शुरू से ही बहादुर रहा है। उसकी इस बहादुरी पर और दरिया दिली पर हमको हमेशा गर्व है। वहीं पर उनकी मां का कहना था कि उनके बेटे ने किसी दूसरे बेटे की जान बचाई है, इससे वो भी गौरवान्वित हैं। लेकिन उनको इस बात का दुख है कि अब बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पवन चौबे की बहादुरी पर वाराणसी स्थित सीआरपीएफ की 95 बटालियन के कमांडेंट एनपी सिंह ने उनके घर पहुंचकर माता पिता का सम्मान भी किया। अच्छा हमारा बच्चा कर रहा है, बहुत खुशी हुई मुझे। जिस प्रकार से देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद ने अपना जान गंवा दी, तो मेरा बच्चा जो देश की आतंकवादियों के जो है देश से खात्मा करने के लिए जो है वो लगा हुआ है, तो इसको देख करके जो है मुझे बहुत गर्व हुआ कि जो है कि आतंकियों को मारने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपना कारनामा दिखाया। अंबेडकर नगर जिले में उद्योग विकास विभाग के सहयोग से प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए ऋण मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिले के 4 विकासखंड क्षेत्रों में अलग अलग दिन ये आयोजन शुरू हुआ है। टांडा विकासखंड परिसर में इस ऋण मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी और स्थानीय कामगारों ने योजनाओं की स्थापना के लिए ऋण का आवेदन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। इस आयोजन में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना के अलावा कोविड-19 इमरजेंसी योजना को शामिल किया गया है। प्रवासी और स्थानीय स्तर पर आवेदन करने पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में लोग सरकार के इस कदम को आत्मनिर्भर बनाने वाला बता रहे हैं। उद्योग और प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त आशुतोष पाठक ने बताया कि इस ऋण मेले के माध्यम से ज्यादा प्रवासी कामगारों को रोजगार से जोड़ने की सरकार की मंशा है। इसीलिए पूर्व से संचालित केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों से आवेदन लेकर प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है और शीघ्र ही लोगों को ऋण देकर रोजगार शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज के आयोजन में कम से कम 500 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। घर में हमको आना पड़ा, लेकिन अब गवर्नमेंट द्वारा वो चल रहा है जिसमें इतना रेज्यूम रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलता है, पैसा मिलता है, तो अपना स्वरोजगार करके अपने घर में अपने परिवार में रह सकते हैं। जो कि जो भारत सरकार का ये उपक्रम है, ये बेहतर रहेगा, सभी लोगों को बेहतर साबित होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से कर्मचारी लोग काम किए, जितने भी बाहर से आए हुए इंसान हैं, हर एक इंसान को अपना स्वरोजगार करने का जरूर मिलेगा। हम मेले में आए हैं, हम लोग प्रवासी मजदूर हैं और बाहर से हम लोग अपने ज़िले में वापस आए हैं अपने प्रदेश में, और ये प्रदेश में जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में हमें ज्ञात हुआ तो हमने संपर्क किया। ये जो मेले का आयोजन किए हैं हम प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, और हमारा जो भी बिजनेस कारोबार हम बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। जो कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से और देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रवासी यहाँ पे आए हुए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वरोजगार के लिए हमारी विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। उन विभिन्न स्कीमों में जो प्रवासी जिस टाइप की स्कीम चाहता है या जिस टाइप का कार्य चाहता है उसको उसकी सुविधा अनुसार और उसकी आवश्यकता अनुसार हम लोग विभिन्न स्कीमों में उसको स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि प्रति ब्लॉक कम से कम 500 लोगों को हम अपनी योजनाओं में सम्मिलित करें और उनको ऋण उपलब्ध करा। प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा है कि 25 करोड़ वृक्षारोपण मिशन 2020 के अंतर्गत 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा ये लक्ष्य विभिन्न राजकीय विभागों के समन्वय से पूरा भी किया जाएगा।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वन विभाग को हर वर्ष एक नया लक्ष्य उन्होंने दिया है और ईमानदारी और जिम्मेदारी से वन विभाग के पूरे कर्मचारी मिलकर के उस लक्ष्य को पूरा किया है। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में एक दिन 25 करोड़ पौधा लगा करके इस प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का जो लक्ष्य, जो सपना देखा है और वही इतिहास रचने का भी की दिशा में भी अग्रसर हैं। 5 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके कर कमलों द्वारा हस्तिनापुर जो हमारी ऐतिहासिक नगरी है मेरठ में उनके मार्ग निर्देशन में उनके कर कमलों द्वारा 5 तारीख को पूरे प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ पौधारोपण का शुभारंभ किया जाएगा और इसके लिए पूरे प्रदेश के जो वासी हैं, निवासी हैं, सारे लोग मिलकर के इसको पूरा करेंगे। इसके हमारे विभाग ने 1700 से ज़्यादा नर्सरियों में 44 करोड़ पौधे का उगान किया है। उसमें 10 करोड़ पौधे अकेले वन विभाग लगाएगा। प्रदेश के अन्य 26 विभाग मिलकर के 15 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक ही पैन नंबर पर काम कर रहे 2500 से अधिक शिक्षकों की जांच शासन ने एसटीएफ को सौंप दी है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर अपलोड कराने के बाद अब तक 2500 ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जिन्होंने अपना पैन नंबर बदला है। वहीं 100 से अधिक ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें 2 शिक्षकों का वेतन एक ही बैंक खाते में जा रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसटीएफ को जांच सौंप दी है। व्यक्तियों के बारे में जांच की थी जो अन्य लोगों के सर्टिफिकेट्स पर फेक आइडेंटिटी पर नौकरी कर रहे थे। ऐसे लोगों ने जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके सर्टिफिकेट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है नौकरी करने के लिए, उसके पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। इससे जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, क्योंकि उसके पैन कार्ड पर जितना इनकम वो शो कर रहा था उससे अधिक ड्रॉ होना दिखाया जा रहा था। और ऐसे केसेस एसटीएफ द्वारा पकड़े गए। ऑब्वियस है कि जब ये बात ओपन हो गई, समाचार पत्रों में आ गई, तो बाकी लोगों ने जो इस प्रकार से नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने पैन कार्ड नंबर्स को चेंज करवाया। इसलिए अब हम लोगों ने ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने पैन कार्ड चेंज कराया। और इसमें ये जरूर लाजमी है कि कुछ लोगों के पैन कार्ड नंबर्स टाइपोग्राफिकल एरर से या किसी और गलती के कारण गलत लिख गए होंगे और उन्हें ठीक कराया गया होगा, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादातर पैन कार्ड चेंजेस ऐसी संभावना है कि फेक आइडेंटिटी पर नौकरी करने वाले लोगों की होगी। बाराबंकी में ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में बड़ी हेराफेरी सामने आई है। बाराबंकी जिले में भी अभिलेखों की जांच में 5 शिक्षकों के साथ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले को सामने आया है, जिसमें एक ही पैन नंबर पर अलग अलग नाम दर्ज है, केवल उनका खाता नंबर ही अलग है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश के राज्य परियोजना द्वारा मानव संपदा डाटा तैयार किए जाने के उपरांत जानकारी हुई है कि प्रदेश में कई शिक्षकों ने एक पैन नंबर का इस्तेमाल कर वेतन लिया है। इसका संज्ञान लेते हुए जनपद के सभी शिक्षकों का डाटा चेक कराया गया, जिसमें 5 शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाराबंकी जिले में ऐसे पाए गए जिनका पैन नंबर एक ही था। इन सभी को नोटिस देकर कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी का वेतन रोकने का आदेश भी जारी किया गया है। इसकी जांच शासन स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। इसी आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय से हमारे पास एक पत्र आया था जिसमें से कुछ शिक्षकों के बारे में था। 192 ऐसे शिक्षक उत्तर प्रदेश में था कि नाम और पैन और कहीं कहीं डेट ऑफ बर्थ उनके भी एक समान है, उसी नाम के अन्यत्र भी कार्यरत रहे हैं। तो ऐसे हमने जब देखा उस लिस्ट में, तो हमारे यहाँ जनपद में 5 शिक्षक मिले, जिसमें से एक देवा, एक रामनगर, एक सूरतगढ़, एक पूरीटेलई, एक हैदरगढ़ में कार्यरत हैं और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनका।
तो इस नाम जो नाम है इनका, इससे अन्य जनपदों में भी कार्यरत पाए गए हैं। तो हमने तत्काल प्रभाव से संबंधित के अभिलेखों को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनके पैन नंबर और समस्त जितने शैक्षिक अभिलेख हैं मंगाए हैं और उनके समस्त के वेतन हमने अवरुद्ध कर दिए हैं। अब हमारे इस समिति द्वारा इसकी जो जनपद स्तरीय एक समिति बनाई गई है, शासन स्तर से गठित है, उसके समक्ष इनके अभिलेखों को रखते हुए इसकी जांच कराई जाएगी। तदनुसार अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा का आगाज किया गया है। इसका पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर 422 लोगों ने ई पास बुक कराए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन मास्क की व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर में मूर्तियों को छूना, प्रसाद वितरण पर रोक है और घंटियों को कपड़े से ढका गया है। देवस्थानम बोर्ड के यात्रा मार्ग सहित श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्त काशी और सोनप्रयाग के यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के रहने के लिए खोल दिया गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि चारधाम धीरे धीरे यात्रियों की आमद हो, जिससे कि पर्यटन की रफ्तार दी जा सके। और अब बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, घर घर जाकर सर्विलांस टीमें हर व्यक्ति की करे जांच। कोरोना की प्रतिदिन 30,000 जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने में कोविड हेल्प डेस्क एक मजबूत कड़ी सिद्ध होगी। उन्होंने मेरठ मंडल और एनसीआर के जिलों में संक्रमण रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर हुई 69.36%, जबकि राष्ट्रीय रिकवरी दर है 59.4%। प्रदेश में 24 घंटे में 817 कोरोना के नए मरीज, 17,000 से ज्यादा हुए ठीक। और उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू। श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम मंदिरों में कोरोना संक्रमण से बचाव के विशेष इंतजाम किए गए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।